Good morning, all of you. Welcome to शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन. जो हमारा चैप्टर चल रहा था, फोर्थ चैप्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड क्लास 11, उसका जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स. ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. तो आप देख लो हेडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट. ठीक है, एडेप्टिव स्पोर्ट्स के बारे में भी, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि क्या होती है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, तो वो हमने पढ़ चुका था. जो अक्षम जो छात्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये स्पोर्ट्स में भाग करवाता है, तो ये एडेप्टिव स्पोर्ट्स हम पढ़ चुके थे. ठीक है, उस संस्था के बारे में. अब क्या है कि ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के साथ मिलकर वो ओलंपिक में या खिलाड़ी हुए अक्षम जो ऐसे डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से ग्रस्त जो खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करती हैं, उन्हें ट्रेन कराती हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी तीन संस्थाएं जिनके बारे में पढ़ेंगे. तो नंबर फर्स्ट है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स एंड डिफलिमिक्स. ठीक है, तो तीनों आपके कोर्स में, तीनों को अगर हम कोर्स के जरिए से देखें तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें, जब अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको एग्जाम में, आप कंपटीशन के एग्जाम में इनमें से आपको स्पोर्ट्स से 1 या 2 नंबर का आपको मिल ही जाता है, तो ये काफ़ी नॉलेजफुल रहेगा ये वाला टॉपिक हमारे लिए. ठीक है, तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडेप्टिव स्पोर्ट्स को मिलकर उन अक्षम जो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें क्या है मौका देती है, उन्हें स्टेज देती है और उन्हें ट्रेन कराते हैं. अच्छा, ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक्स एंड डिफलिमिक्स. ठीक है, तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत. ठीक है, बुक में देखते हैं. फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया, it is the program of Special Olympic International authorized to conduct Special Olympic for sport person with intellectual disability in India. Its name was changed to Special Olympic Bharat in 2001. It's now an international sport federation registered under the Indian Trust Act 1882 and the official nodal agency of all disabilities. यानी क्या है कि ये क्या था 1987 में यानी फाउंडेड हुई थी इन इंडिया में. इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल ऑथराइज टू कंडक्ट स्पेशल ओलंपिक फॉर स्पोर्ट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन इंडिया. यानी ये क्या एक मान्यता प्राप्त संस्था है. ठीक है, जो कि स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है उससे से मान्यता प्राप्त है, और जो क्या कंडक्ट कराती है ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं इन इंडिया में, भारत में. यानी कौन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, जिन लोगों को, जिन स्पोर्ट पर्सनों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो उन जो खिलाड़ी होते हैं उनको प्रमोट करती है. और उनमें जो स्पेशल जो हमारे ओलंपिक्स के गेम होते हैं उन सारे स्पोर्ट्स को यहाँ पे उन्हें एक स्टेज होती है या प्रतियोगिता होती है, वहाँ पे ये प्रतिभागी भाग लेते हैं. ठीक है, इसका जो नाम जो रखा है स्पेशल ओलंपिक भारत, जो बदल के कि 2001 में इसको चेंज करके क्या रखा है इसका स्पेशल ओलंपिक भारत, ये 2001 में हुआ. ठीक है, एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत एम्स टू वर्क फॉर द इंक्लूजन ऑफ द प्रोफेशनली नेग्लेक्टेड ग्रुप इन द field of sport. Till now it has drawn an impressive number of nearly 9 lakh athletes from all over the country. यानी ये अब तक जो संस्था है जो अब तक 9 लाख से भी ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रतिभाग करा चुकी है अब तक. ठीक है, 9 लाख से भी ऊपर इन द कंट्री, यानी अपने पूरे भारत में. इट इज़ ओन वर्ड स्पेशल ओलंपिक भारत बिलीव दैट, यानी इनके क्या क्या इनकी जो सिद्धांत हैं वो देखते हैं. People with intellectual disabilities can also learn, enjoy and benefit from participation in the sport with the right help in encouragement. Consistent training help develop their sport skill, and competing with those with equal abilities test those skills, measure their progress and provide incentive for personal growth. Sport strengthen and benefit people with intellectual disability physical, mentally, socially and spiritually. It is also help their families and the community at large both through the participation and observation. यानी कि ये क्या है स्किलफुल द कंसिस्टेंट ट्रेनिंग हेल्प टू डेवलप देयर स्पोर्ट स्किल. यानी ये संस्था क्या है जो खिलाड़ी हैं, जो अक्षम खिलाड़ी, डिसेबिलिटी जो खिलाड़ी हैं, उन प्रतिभाओं को क्या उनकी स्किल को डेवलप कराती है, ट्रेन कराती है अच्छे ट्रेनरों के साथ, और फिर उन्हें प्रमोट करती है
यानी जब ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, या वहाँ पे जो उनके स्पेशल ओलंपिक भारत के जो कंपटीशन होते हैं या नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, उनमें इन्हें ट्रेन करके उन्हें प्रतिभा कराती है, जिनसे क्या होता है उन खिलाड़ियों की क्या एक समानता है। जैसे कि उनमें क्या एक होता है कि वो अपने आप को समान नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि जो सक्षम व्यक्ति हैं, तो उनमें वो इक्वलिटी पैदा करने के लिए कि हाँ उनका जो सेल्फ स्टीम है, उनकी जो सम्मान है, जो उनका एक आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने के लिए क्या उन्हें खेलों के माध्यम से उन्हें ट्रेन करा के उन्हें, यानी जब उन्हें पदक मिलते हैं, जब उन्हें मेडल मिलते हैं, तो क्या उनमें क्या एक आत्मविश्वास की भावना आती है और एक सम्मान उन्हें मिलता है। तो ये बहुत जरूरी होती है उनकी कम्युनिटी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा क्या है उनका एक लक्ष्य है। अब देखते हैं विजन, यानी इनकी परिकल्पना क्या, विजन क्या है, यानी स्पेशल ओलंपिक भारत का। द विजन ऑफ ओलंपिक भारत इज प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग that goes beyond the classroom and bring the participation to sports arenas and further the large cultural and community spaces. Encourage children to join and remain in school so that they receive the same education as their more able counterparts. Produce inspiring role models and also to give a moral and beneficial incentive to parents to send their children to school for both academic education and participation in sports. यानी इसकी जो परिकल्पना क्या है, इनका एक परिकल्पना विजन है जो स्पेशल ओलंपिक भारत का, तो क्या है कि प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग दैट गोज बियॉन्ड द क्लासरूम एंड ब्रिंग द पार्टिसिपेशन टू स्पोर्ट्स अरेनास। यानी उनका जो सर्वांगीण विकास है, यानी जो प्रतिभागी हैं, बच्चे हैं जो फिजिकली डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं या मानसिक डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, तो उनका होलिस्टिक सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। और उन्हें साथ साथ सामान्य शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक शिक्षा के बारे में भी ज्ञान प्रदान करना उनकी एक विजन है। एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू जॉइन द रिमेन इन स्कूल and produce inspiring role model and also give a moral and beneficial incentive to parents to send their children to school for both academic education and participation in sports। यानी उनके माता पिता इंकरेज हों और अपने बच्चों को खुद स्कूल में भेजें, उन्हें या वो खेलों के माध्यम वो अपनी सामान्य शिक्षा में भी भाग लें और खेलों में भी भाग लें, जिनसे कि उनका आत्मविश्वास और जो फिजिकली रूप से वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो ये विजन है यानी स्पेशल ओलंपिक भारत का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनकी कम्युनिटी के लिए एक क्या है बहुत ठोस कदम है कि जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे और उनका जो टैलेंट, छिपा हुआ टैलेंट है, वो सबके सामने है, जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, उनमें विश्वास की भावना जागृत होगी। ठीक है, तो ये उसका विजन था। अब देखते हैं इनका मिशन क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। स्पेशल ओलंपिक भारत एम्स टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन। That types of sport include the curriculum are the Olympic approved sport. Both children and adults with intellectual disabilities are covered in the program, thereby giving them a chance to strengthen their physique, boost their self-esteem and stimulate their emotional and social intelligence by engaging them in an atmosphere of the active and the healthy communication and friendship। यानी इनका जो उद्देश्य है वो क्या है स्पेशल ओलंपिक भारत का, एम्स टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड एथलीट कंपटीशन। यानी ये क्या है, ट्रेन कराते हैं पूरी साल भर उन्हें ट्रेन करते हैं एंड उनके एथलेटिक कंपटीशन होते हैं। दैट टाइप ऑफ स्पोर्ट इंक्लूड इन द करिकुलम आर द ओलंपिक्स अप्रूव्ड स्पोर्ट। यानी जो ओलंपिक, जो मेन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उससे जो अप्रूव्ड जो स्पोर्ट्स हैं, तो उनको देखते हुए जो इनके एक अलग से जो इनके कौन कौन से गेम होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट है। तो उन सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स को उनकी ट्रेन कराते हैं और उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको ट्रेन किया जाता है और उनके कंपटीशन कराए जाते हैं, जिससे कि उनमें सेल्फ स्टीम जो होता है वो उनमें निकल के आता है, सेल्फ स्टीम, एंड उनकी देन अ चांस टू स्ट्रेंथन देयर फिजिक्यू। यानी उनकी जो शारीरिक जो क्षमता है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, शारीरिक दक्षता उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बूस्ट देयर सेल्फ स्टीम एंड स्टिमुलेट देयर इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस बाय एनहांसिंग देम द एटमॉस्फेयर ऑफ एक्टिव। यानी जो उनका फिर जो वातावरण बनता है जिससे वो इंकरेज होते हैं, तो उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। जैसे हम नॉर्मली यानी उन्हें बहुत यानी अपनी जो लाइफ में जो उनका एक होता है ना कि एक बिल्कुल ही रुकी हुई लाइफ होती है और उन्हें सम्मान नहीं मिलता या वो अपने आप की लाइफ से खुश नहीं होते, तो उनमें खुशी की भावना जागृत होती है और उनमें जीने की जो इच्छा होती है वो काफ़ी यानी एक खुशी के साथ फिर कुछ करने की जो भावना जागृत होती है। तो ये उनका एक उद्देश्य है जो स्पेशल ओलंपिक भारत का जो उद्देश्य है। तो उनके अंदर एक शक्ति प्रदान करना, यानी उनके अंदर ये होता है ना कि वो हम लोगों से अलग समझते हैं अपने आप को, काफ़ी वो दबे से रहते हैं कि नहीं भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, भगवान ने
हमारे साथ ऐसा किया। तो वो सारी भावनाओं को दूर करके उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो वो उनका उद्देश्य है स्पेशल ओलंपिक की, खेलों के माध्यम से, यानी खेलों के माध्यम से उनमें एक जो शक्ति प्रदान करनी होती है, तो वो काम करता है क्या, स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, अब इसका ओथ देख लेते हैं, इनकी शपथ की क्या है। तो इनकी शपथ है, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। यानी लेट मी विन, मुझे जीतने दो, बट इफ आई कैन नॉट विन, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे बहादुरी से अपना प्रयास करने दो। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक नंबर में हमेशा आता है। जब कभी पूछ भी लिया जाता है, जब आप कंपटीशन में, कभी कभार मैं देखे बहुत से एग्जाम में एक नंबर, यानी जब आपके कंपटीशन में कभी कभार आ जाता है कि ओथ क्या उसका, तो लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ठीक है, मुझे जीतने दो, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे अपना बहादुरी से प्रयास करने दो। तो ये क्या उनकी ओथ है, उनकी शपथ है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत की। अब इनका देख लेते हैं अचीवमेंट क्या है स्पेशल ओलंपिक भारत की, उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज कंपटीशन इन द वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन सिंस 2002 on the national level such as national games, national floor hockey championship, national football and table tennis championship, national volleyball and basketball championship and national badminton championship। 2002 के बाद यानी जितनी बहुत सारी इनका वैरायटी है, बहुत सारे गेम्स हैं जो ये स्पोर्ट्स हैं जो कराते हैं, जैसे कि आपका नेशनल लेवल सच नेशनल गेम, नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल फुटबॉल एंड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, नेशनल वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल चैंपियनशिप एंड नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये सारे क्या अपने देश में, अपने इंडिया में ये सारे स्पोर्ट्स एंड गेम होते हैं। उसके बाद यहाँ से जो और अच्छे होते हैं तो उन्हें फिर इंटरनेशनल जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं या और भी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, तो वहाँ पे ये अपना प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, तो ये एंड एथलीट फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक भारत हैव पार्टिसिपेशन वर्ल्ड विंटर गेम्स एंड वर्ल्ड समर गेम्स अप टू 2017 दे हैव वन 359 gold, 353 silver and 423 bronze medal in the world summer and world winter games, bringing a total of 1135 medals। यानी 1135 मेडल टोटल जीते हैं जो कि वर्ल्ड विंटर गेम्स हुए थे। एंड 2017 दे हैव विन 359 गोल्ड, 353 सिल्वर, यानी 359 गोल्ड मेडल जीते, 353 सिल्वर मेडल और 423 आपके कांस्य पदक जीते, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये काफ़ी, यानी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें पता नहीं होता कि हमारे देश में ऐसी ऐसी भी संस्थाएं हैं जो इन लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल या इन्हीं को देखते रहते हैं। हमें पता भी नहीं रहता अपने देश में कि ऐसे भी यानी ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जो होते हैं, हमें सिर्फ वो हम बुक के आधार पर ऐसे पता रहता है। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य वाली बात है। हमें इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, इन लोगों को हमें उत्साहित करना चाहिए कि जिसके इनके अंदर भी एक जुनून और जोश के साथ ये अपने देश को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, क्योंकि ये अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ये बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलते हैं, जब वर्ल्ड विंटर गेम हो या वर्ल्ड समर गेम्स हो, तो उनमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने नाम को। वो तो उनके साथ जुड़ा है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ जुड़ी है वो हमारे देश का नाम जुड़ा है। तो हम लोगों को यही है कि हम लोगों को इन लोगों को कम ना समझ के इन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए और हमें इनको हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, इनको काबिल तारीफ होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं a total of 3,750 athlete participated in the 5 national games held between 2001 and 2011। यानी 23,750 एथलीट खिलाड़ी अब तक पार्टिसिपेशन कर चुके हैं 2001 से 2011 के बीच में। तो काफ़ी लार्ज अमाउंट है ये, यानी काफ़ी लार्ज अमाउंट अगर देखा जाए 23,000 तो काफ़ी लार्ज अमाउंट है। बहुत बड़ा एक वो है कि इतने सारे खिलाड़ी खेले हुए हैं और उनमें कितना चेंज आया होगा, उनके बाद उनमें कितना सेल्फ स्टीम बढ़ा होगा। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ है कि ये संस्था इन लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई होप कि आपको स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत था। मैंने आपको पूरा इसका मिशन बताया, बहुत बताया, अचीवमेंट बताई। ठीक है, विजन हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर, बहुत आसानी से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि हमारे देश की संस्था है और हमारे देश में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम स्पोर्ट्स एंड फील्ड में, तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी संस्थाएँ भी हैं जो इन लोगों के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पे।
पैरा ओलंपिक्स काफ़ी आप लोगों ने सुना ही होगा कि पैरा ओलंपिक होते हैं, अपने ओलंपिक्स होते हैं, और हमने देखा होगा पैरा ओलंपिक्स। तो देखते हैं पैरा ओलंपिक्स क्या है। The Paralympics Games are an international multi-sporting event involving athletes with a variety of physical and intellectual disabilities, including mobility disabilities, amputation, blindness, short stature, and cervical palsy. The International Paralympic Committee (IPC) oversees the organization of these games, which is held immediately after the Summer and Winter Olympic as Summer Paralympic Games and Winter Olympic Games respectively। यानी जो पैरा ओलंपिक्स गेम है एक इंटरनेशनल बहुगामी स्पोर्ट्स इवेंट कराती है, ठीक है, इन्वॉल्विंग एथलीट विद द वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग मोबिलिटी डिसेबिलिटीज। यानी ये ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे, अभी हमने स्पेशल ओलंपिक भारत की बात करी थी, तो ये हमारे देश यानी नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट कराती है और फिर उनको प्रमोट करती है इंटरनेशनल। तो जो पैरा ओलंपिक्स है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो ग्रस्त जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, जैसे सर्विकल पाल्सी है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो इस तरीके की जो इनमें जो डिसेबिलिटीज होती हैं उस तरह वो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी IPC oversees the organization of these games which are held immediately after the summer and winter Olympics and summer Olympics games and winter। यानी जो हमारे ओलंपिक्स गेम होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम होते हैं, उसके जस्ट बाद आपके ये गेम होते हैं, समर ओलंपिक नाम से जानते हैं हम और विंटर ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। द पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय सर गुडविन गुडमैन who believed in the power of sports to change lives for the better। He valued the ability of sports and competing in sport for those with disabilities। He advised how they could overcome their physical limitation to the greatest extent possible and how they could also build their self-esteem by performing well। Goodman, a Jewish German who had fled Nazi Germany and was working as the Stoke Mandeville Hospital। यानी देखते हैं द पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर गुडविन गुडमैन। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे हम, जो पैरा ओलंपिक्स मूवमेंट है, जो पैरा ओलंपिक है, वो किसने स्टार्ट किया था, उनका क्या नाम था, बाय सर गुडविन गुडमैन। यानी एक नंबर में जो आई जाता और जनरल नॉलेज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया था, सर गुडविन गुडमैन ने स्टार्ट किया था। हु बिलीव्ड इन देयर पावर ऑफ स्पोर्ट, यानी वो खेल की शक्ति पर विश्वास करते थे, वो जानते थे कि खेलों की शक्ति ऐसी है जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है, किसी के जीवन को चेंज कर सकती है, एक नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच तक उसे ले जा सकती है, उसे सक्सेस तक हासिल कर सकती है। तो उसके लिए वो खेलों की जो शक्ति है ना उसको बहुत अच्छे से पहचानते थे। He valued the ability of sport and competing in the sport for those with disabilities। He advised how they could overcome the physical limitation to greatest extent possible and how they could also build the self-esteem। ठीक है, जो क्या थे, एक जर्मन थे, यानी जो गुडमैन थे वो एक जर्मन थे, ठीक है, जो कि उन्होंने नाजी जो था वहाँ पे उनको भी भगा दिया था, जो जर्मनी में नाजी के अत्याचार उनको भी भगा देता। इज वर्किंग एज द स्टोक मैडविल हॉस्पिटल, ये वहाँ के स्टोक मैडविल हॉस्पिटल में काम करते थे। ऑर्गेनाइज द फर्स्ट गेम फॉर द डिसेबल्ड इन 1948, यानी जो पहला डिसेबल्ड लोगों के लिए जो एक कंपटीशन हुआ वो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। द पार्टिसिपेशन वर ब्रिटिश वर्ल्ड वार सेकेंड वेटरन पेशेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, यानी उसमें जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था तो वो कौन थे, वर्ल्ड वार सेकेंड के ब्रिटिश पेशेंट थे, यानी ब्रिटिश पेशेंट थे जो कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो सैनिक थे, जो बुजुर्ग सैनिक थे वो थे जो कि स्पाइनल कॉर्ड से इंजरीज से जो ग्रस्त थे, ठीक है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उसमें। तो उन्हें वो लोग थे, वो खिलाड़ी थे जो यानी सैनिक थे, उन्होंने भाग लिया था उस पहले जो कि 1948 में पहला किसी डिसेबल लोगों के लिए कंपटीशन था जो कि गुडविन गुडमैन ने कराया था, ठीक है। द गेम्स वर गिवन द नेम 1948 इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम, यानी उसे 1948 में एक नाम दिया था इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम। द मैंडविल गेम्स बिकम क्वाइट पॉपुलर, दे वर हेल्ड राइट आफ्टर द रोम ओलंपिक्स of 1960 in the same city। Over time, the number of participants increased to
400 athlete and 23 nation. In 1976 event for amputees and the visually impaired sport person were added, and is the 1980 athlete with the cerebral palsy could participate for the first time. यानी उसके बाद क्या हुआ, इन्हें मेडविल गेम्स के नाम से भी जाना गया, ठीक है। बिकम द क्वाइट, ये फिर धीरे धीरे पॉपुलर होते गए, यानी इन्हें लोग जानने लगे। और ये राइट आफ्टर रोम ओलंपिक का 1960 में उसी शहर में हुए। ओवर टाइम द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज के बाद यानी जो पार्टिसिपेशन की संख्या थी वो बढ़ती गई। पहले 400 एथलीट्स हुए जो कि 23 देशों ने उसमें भाग लिया। 1976 इवेंट में इसमें विजुअली इम्प्राइंट यानी जो देखने में असमर्थ थे विजुअली इम्प्राइंट स्पोर्ट पर्सन को भी इसमें यानी शामिल किया गया। एंड 1980 एथलीट विद द सेरेब्रल पैल्सी, एंड उसके बाद 1980 में जो रीढ़ की हड्डी से जो ग्रस्त थे वो भी कुड पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने भी इसमें पहली बार भाग लिया। गवर्निंग बॉडी वाज फाइनली फॉर्म्ड इन द 1982 कॉल्ड द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। लेकिन जो सरकार की तरफ से इसे स्थापित जो मान्यता मिली वो 1982 में मिली, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ICC के नाम से जानते हैं। क्या है उसका, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। द टर्म पैरालंपिक वर ऑफिशियली यूज्ड इन the 1988 Summer Paralympic in Seoul, South Korea. The first time the games were held in the same Olympic host city and permitted to use the same facilities. यानी 1988 में पहली बार इन्हें ओलंपिक के नाम ओलंपिक यानी जो पैरालंपिक के जो एक होता है ना ऑफिशियल नाम से जाना गया, जो कि साउथ कोरिया के साउल में हुआ था, ठीक है। और ये ओलंपिक ऐसा हुआ था, वो सारी फैसिलिटीज मिली थी जो एक जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो मेन ओलंपिक होते हैं उसकी तर्ज पर इसे कराया गया था। जो फैसिलिटीज उस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने सबको मिलती हैं वही फैसिलिटीज इस वाले ओलंपिक में भी सबको मिलती हैं, ठीक है। फिर द IPC रिप्लेस्ड, अब क्या बन गया, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हो गई IPC। द IPC रिप्लेस्ड द ICC इन 1989, और जो ICC थी वो किस में चेंज हो गई, IPC में चेंज हो गई 1989 में। क्या हो गया, जो ICC थी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी से फिर क्या हो गया, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बन गई। इन 1994 द IPC ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट पैरालंपिक गेम एट द नॉन-स्टेट ऑफ 176 नेशन पैरालंपिक्स कमिटीज एंड 4 डिसेबिलिटी स्पेशल इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। ऑल थॉट द IPC इज द सेपरेट बॉडी, एंड IPC क्या फिर अपनी सेपरेट बॉडी बन गई और वो अपने प्रोग्रामों को कराती गई, ठीक है। एंड द मोटो ऑफ द पैरालंपिक गेम इज स्पिरिट इन मोशन, यानी जो पैरालंपिक का जो मोटो था वो क्या था, स्पिरिट इन मोशन। एंड द सिंबल आर द एसिमेट्रिकल क्राइसेंट कॉल्ड अगीटो, यानी जो पैरालंपिक का लोगो है, लोगो तो वो क्या है, एक 3 अर्धचक्रीय अर्धचंद्राकार 3 निशान हैं जो कि लाल, नीले और हरे रंग से जाने जाते हैं, जिन्हें हम एजिटो के नाम से जानते हैं। एजिटो यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेंगे। जो पैरालंपिक्स का जो चिन्ह है वो क्या है, 3 अर्धचंद्राकार चक्र हैं, 3 जो कि लाल, नीले और हरे रंग में फिल्ड होते हैं, ठीक है, जिसे हम एजिटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक बहुत सारी आई होप कि आपको जो पैरालंपिक्स के बारे में मैंने जितनी चीज़ें बताई ये आपको एक उसकी प्रस्तावना हो गई, उसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जो मैंने जहाँ अंडरलाइन आपको कराई है वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके उनको हाईलाइट करना है, उन्हें जानने की एजिटो किसे बोलते हैं, इनको और इनकी स्थापना करने वाले का नाम क्या था, इसको पूर्ण मान्यता कब मिली पैरालंपिक्स को पूरी, और ये हर समर गेम्स के बाद जो स्पेशल जो मेन ओलंपिक होते हैं उनके जस्ट बाद होते हैं समर पैरालंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये किस नेशनल लेवल की संस्था है या इंटरनेशनल लेवल की। तो ये सारी चीज़ें हमें एज अ स्पोर्ट पर्सन जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं 11th या 12th में, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे हमारी नॉलेज इनहेंस होती है और हमें पता भी होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सेरेमनी कैसे होती है। इसकी जो सेरेमनी होती है, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसको हम देख लेते हैं। सेरेमनी, द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पैरालंपिक्स गेम्स इन सिमिलर टू दैट ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स having followed the rituals of the Andros Summer Olympic in 1920. First, the flag of the host nation is hoisted and the national anthem is played. This is followed by the march past participation in the alphabetical order according to the host news language, with the host nation participation entering last. After the speech and entertainment program, the torch is lit. यानी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो भी जो इंटरनेशनल ओलंपिक होते हैं उनकी तरह ही इसकी सेरेमनी होती है,
ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं 1920 फर्स्ट द फ्लैग ऑफ द होस्ट नेशन, जो मेजबान टीम होती है उसका फ्लैग होस्ट होता है, नेशनल एंथम बजाया जाता है, इसके बाद फिर क्या मार्च पास्ट की जाती है, ठीक है, सबसे आगे पार्टिसिपेशन होते हैं और सबसे लास्ट में जो मेजबान टीम होती है वो होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्पीचेस होती हैं, जो ऑफिशियल होती हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं वो अपनी स्पीच देते हैं बारी बारी से, एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं और टॉर्च को जलाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल इसकी सेरेमनी। आफ्टर द स्पोर्टिंग इवेंट है conclude, the closing ceremony takes place. The first to enter are the flag bearers of participation nation, followed by athletes of different nations in a homogeneous mass. The Paralympic flag is taken down. The national flag of the subsequent host is the hosted and the national anthem played. The flame executing the officially mark the conclusion of the game. यानी उसके बाद क्या होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जो उस मेजबान देश का फ्लैग होता है उसको भी रखा जाता है, और जो टॉर्च होती है लास्ट में उसको बुझा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, जो मेडलिस्ट होते हैं उनको मेडल दिए जाते हैं। तो ये करके क्या होती है, क्लोजिंग सेरेमनी उसकी पूरी होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती है, कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। देयर आर 10 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द आईपीसी फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पैरालंपिक्स। यानी जो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी है उसने 10 तरीके की जो डिसेबिलिटी को मान्यता दी है। 8 फिजिकल इम्प्रूवमेंट टाइप्स, विजुअल इम्प्रूवमेंट टाइप्स एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यानी जो 8 है वो शारीरिक डिसेबिलिटी है, ठीक है, एंड विजुअल इम्प्रूवमेंट एंड जो देखने में जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए, एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले। तो ऐसे करके जो कैटेगरी बनाई हुई है 10 तरीके की डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई है, उसमें खेल सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा इसमें आपका फिजिकल इम्प्रूवमेंट में क्या है, कौन कौन सी वो है। इम्प्रूवमेंट पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, वेयर एबिलिटी ऑफ मूवमेंट इन वन और मोर जॉइंट इन द लिमिटेड इन द सिस्टमेटिक वे, लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डिफिशियंसी मार्क्ड बाय द टोटल ऑफ पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स और जॉइंट फ्रॉम द पार्शियल एंड टोटल लॉस, द क्यूज में द ट्रोमा, इलनेस एंड कॉग्निटिव लिम्ब डिफिशियंसी। यानी आपकी हड्डियों जॉइंट हैं उनमें दिक्कत होती है, जो आपके लिम्ब में उनमें भाग में दिक्कत है, हड्डियों की बीमारी है या हड्डियों में दिक्कत है, तब आप वो क्या आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज में आएगी, ठीक है। एंड लॉन्ग लेंथ डिफरेंस, लॉन्ग लेग लेंथ डिफरेंस, यानी आपकी जो हड्डियों की जो पैरों की जो लंबाई है हड्डियों उनमें डिफरेंस है, इन विच देयर इज द सिग्निफिकेंट बोन स्ट्रेंथनिंग ड्यू टू ट्रोमा और कॉग्निटिव शॉर्ट स्ट्रक्चर हुआ आपका। इम्प्रूवमेंट मसल्स पावर, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, एथेक्सिया, एस्टोसोसिस इन विच मूवमेंट आर हाइपोटोनिया कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल इंक्रीज मसल टेंशन एंड रिड्यूस एबिलिटी ऑफ द सच स्ट्रेच। यानी ऐसी जो आपको शारीरिक रूप में कैटेगरी में आती हैं, जो आपको हड्डी सिंड्रोम है, आपको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएंगी, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज में आएंगी। उस तरीके के जो ग्रस्त लोग होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। विजुअल इम्प्रूवमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में देख लेते हैं, इम्प्रूवमेंट इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर आर इंक्लूड द कंडीशन इज दैट द एथलीट आर डिग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 18। यानी जो उनका बिहेवियर, एडेप्टिव बिहेवियर है वो उसमें इंक्लूड होते हैं, बट 18 साल से पहले उनका डायग्नोस हो गया हो, जो उनकी शर्त होती है, ठीक है। तो ये आपके जो कैटेगरी बटी हुई है उससे जो ग्रस्त जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब जो देख लेते हैं, आई होप कि आपको पैरालंपिक्स समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको स्पेशल ओलंपिक भारत पे लिखने के लिए आता है तो नॉर्मल लिख सकते हैं, या पैरालंपिक पे लिखने की बात आए तो आप लिख सकते हैं। किसी को भी बता सकते हैं कि हमारे देश में या देश से बाहर ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती हैं स्पोर्ट एक्टिविटी को प्रमोट करती है, ठीक है। अभी हमें क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में सबको पता है, IPL के बारे में सबको पता है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में ना लोगों को पता ना हमको पता। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत बहुत है कि हमें जागरूक होना चाहिए। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की लाइन में या नॉर्मली हम नागरिक हैं तो हमारी एक कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो भी टैलेंटफुल होते हैं, अपनी स्किल को दिखा सकते हैं। जब ऐसी हमारे देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो क्यों ना हमें उनके बारे में जानना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर जब हम सपोर्ट करेंगे, हम यूथ अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकता है, हमारे प्रयास से उन्हें उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी जीवन में बहुत जल्दी बदलाव ला सकता है। बहुत से यानी एक होता है ना कि एक मोटिवेशनल होते हैं बहुत, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मोटिवेशनल थिंग है जो अपने आप ही खुद एक चेंज ला सकता है, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
होगा लास्ट टॉपिक डिफ्लेमिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। डिफ्लेम्स जो हमारा इवेंट है स्पोर्ट्स, ये भी एक इवेंट है, देखते हैं इसके बारे में। The Deflims are the international sports event for the deaf athlete held every 4 years with both summer and winter games held alternately after a gap of 2 years. First held in Paris in 1924, it is the second oldest multinational sports tournament. यानी डिफ्लिम्स आर क्या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है जो कि हर 4 साल बाद होता है, समर एंड विंटर के साथ 2-2 साल बाद बदल के, ठीक है। पहला जो फर्स्ट हेल्ड इन पेरिस 1924 में हुआ था, सेकंड ओल्डेस्ट मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, यानी दूसरा सबसे पुराना एक मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। जैसे आपका पैरालंपिक हो गया, उसके बाद आपका ये डिफ्लेमिक्स है। ओवर द ईयर इट हैज गॉन बाय सेवरल other games such as the international games for a deaf from 1924 to 1965, the world games for the deaf from 1960 to 1999, the games were also sometimes referred to the world silent game। यहाँ पे आप एक अंडरलाइन कर लो कि ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं, गेम है जिन्हें साइलेंट यानी वर्ल्ड साइलेंट गेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सा डिफ्लिम्स गेम है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता था हमारा अंडरलाइन। डिफ्लिम्स यानी इसकी विशेषता क्या है, इसमें वही प्रतिभा कर सकते हैं जो खिलाड़ी जो बधिर है, बुक बधिर है, यानी जो सुन नहीं सकते, ठीक है, सुन नहीं सकते ना बोल सकते, तो वैसे लोग इसमें भाग लेते हैं, इसीलिए ये वर्ल्ड साइलेंट गेम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं Throughout the games started with just 148 athletes from the 9 countries, 360 participants from 27 nation participation in the 2015 Winter Deflims, while the 3,148 athletes from 97 countries complete in 2017 Summer Deflimics। यानी 148 एथलीट फ्रॉम 9 कंट्रीज, 336 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 7 नेशन पार्टिसिपेंट इन द 2015 विंटर ओलंपिक विंटर डिफ्लिमिक्स, while the 3,148 athletes from 97 countries complete in the 2017 Summer Deflims। यानी उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, 3,000 तक पहुंच गई, और आपके लगभग 100 देशों ने 100 कंट्रियों ने उनमें भाग लिया। तो काफ़ी यानी उनकी इस संस्था को यानी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, और काफ़ी सराहनीय है उनके काम को कि इतने लोगों ने जाना और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी, कितने लोगों के जीवन में एक चमत्कार हुआ होगा कि उन्हें अपनी पहचान मिली होगी, उन्हें उनका विश्वास मिला होगा, उन्हें सम्मान मिला होगा, उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया होगा। तो काफ़ी यानी काबिल वाली बात है कि वो ऐसी संस्थाएं जो उनके लिए काम करती हैं, सोचती हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इनमें द कैरेक्टराइज ऑफ डिफ्लिमिक्स गेम। पार्टिसिपेंट्स एथलीट मस्ट हैव द हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल इन देयर बेटर आर, यानी कम से कम 55% उनकी जो सुनने या बोलने की शक्ति है वो होनी चाहिए, जब भी वो उसमें खेल सकता है, ठीक है। Like all other sporting events, also enforcing the drug-free sport environment for all deaf athletes in collaboration। बाडा की जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी होती है, उनके अंदर से अपना यानी टेस्ट कराने के बाद ही खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना कोई भी आप डोपिंग करके उसमें खेल लो, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो बाडा होती है, उनकी देख रेख में ही सारे लोगों के जो चेकअप होती हैं और तब वो खेलते हैं। It aims to provide deaf athletes a platform free and discrimination where they can compete under condition of fairness and equality. Event include the summer definition athlete, badminton, beach volleyball, basketball, rowing, road cycling, football, golf, handball, judo, karate, mountain biking, orienteering, shooting, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, freestyle wrestling and Greco-Roman wrestling. Winter event include alpine skiing, cross country skiing, कर्लिंग, आइस हॉकी एंड स्नोबोर्डिंग। यानी जो समर डिफ्लिमिक्स है उसमें आपके बैडमिंटन हुआ, बीच वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, फ्री स्टाइल रेसलिंग एंड ग्रीसियो-रोमन रेसलिंग, ये सारे क्या होते हैं आपके समर डिफ्लिमिक्स में होते हैं। और जो आपके विंटर डिफ्लिमिक्स में उसमें क्या होती है, क्रॉस कंट्री स्काइंग, कर्लिंग, आइस हॉकी एंड स्नोबोर्डिंग जैसे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, द एथलीट कैन नॉट बी गाइडिंग बाय साउंड सच एज द बुलरोन्स, विसिल एंड बेल्स। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी विसिल या बेल या क्लैपिंग से उनको नहीं, उनको क्या है चिन्हित यानी किसी चीज़ से क्योंकि वो सुन नहीं सकते या बोल सकते, तो उन्हें क्या है,
उन्हें कोई चीज़ को दिखाकर उन्हें स्टार्ट या उसकी सहायता देके यानी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी जो अक्षमता या क्षमता को देख के ये सारा एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि वो अपनी क्षमताओं के आधार पर उस चीज़ को कर सकें। तो काफ़ी अच्छा स्पोर्टिंग इवेंट है। आपको तीनों ही, आई होप कि आपको तीनों इवेंटों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। आपका स्पेशल ओलंपिक भारत हो गया, पैरा ओलंपिक्स हो गया और डीफलिमिक्स हो गया। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ा टॉपिक था बट काफ़ी अच्छा टॉपिक, नॉलेजफुल टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।